नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और देश का मूड मीटर में आज हम बात करेंगे आरक्षण पर मचे घमासान की। 2 चरणों के मतदान के बाद ऐसा लग रहा है कि देश का जो चुनावी राजनीति है वो आरक्षण के मुद्दे के इर्द गिर्द घूमने लगी है। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस हिंदुओं का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है और दूसरी तरफ कांग्रेस है जो इसकी काट में अमित शाह का फर्जी वीडियो वायरल करने में जुटी हुई है। दोनों ही मोर्चों पर कैसे जबरदस्त खेल चल रहा है, कैसे कांग्रेस अपने ही जाल में फंसती दिखाई दे रही है, आगे ये सब हम विस्तार से बताएंगे। और इस वार पलटवार का क्या होगा चुनावों पर असर, इस पर करेंगे बहस भी। लेकिन उससे पहले वो सवाल जिस पर आज आपको घुमाना है, देश का मूड मीटर। तो सवाल जरा एक बार एक नजर डालते हैं, जल्दी से दिखाइए। सवाल नंबर एक है कि आरक्षण पर फर्जी वीडियो से विपक्ष गुमराह करने की कोशिश क्यों कर रहा है। और इसका ऑप्शन है कि विपक्ष के पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं, भ्रम फैलाकर वोट चाहते हैं इसलिए। ऑप्शन बी है भ्रम फैलाकर वोट चाहते हैं इसलिए, और ऑप्शन सी है विपक्ष की रणनीति में कोई कमी नहीं है। सवाल नंबर 2, विपक्ष ने आरक्षण को चुनावी हथियार क्यों बनाया। ए, बीजेपी की हिंदुत्व लाइन की काट के लिए, ऑप्शन बी एससी एसटी ओबीसी वोट बैंक बटोरने के लिए, और ऑप्शन सी मोदी के खिलाफ कोई असल मुद्दा नहीं है इसलिए। सवाल नंबर 3, क्या बीजेपी की सत्ता वापसी से आरक्षण नीति को खतरा है। ऑप्शन ए है नहीं, मोदी आरक्षण की गारंटी है खुद में। ऑप्शन बी है हां, बीजेपी आरक्षण पर छेड़छाड़ कर सकती है आरक्षण के साथ, और ऑप्शन सी ये सब चुनावी शगुफा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो इन सवालों का जवाब देने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड को आप अपने मोबाइल कैमरे से स्कैन करना शुरू करिए, सवालों के जवाब भरकर उसे सबमिट कीजिए और आखिर में अपनी डिटेल जरूर भरिएगा, क्योंकि उसी के आधार पे हम हर रोज चुनते हैं 4 लकी वोटर जिन्हें मिलता है इनाम। और अब हम आपको बताते हैं कि देश में अचानक से आरक्षण का शोर क्यों बढ़ गया है। पिछले दिनों कांग्रेस के कई नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह का एक 17 सेकंड का वीडियो शेयर करना शुरू किया और ये फर्जी माहौल बनाना शुरू किया कि बीजेपी सत्ता में आई तो आरक्षण खत्म कर देगी। अमित शाह का ये वीडियो फर्जी इसलिए है क्योंकि उसमें 1 साल पुराने एक बयान को इस तरीके से एडिट किया गया है कि जिससे ये मैसेज जाए कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है। प्रचार के लिए फेक वीडियो फैलाना तो वैसे भी गलत है, ऊपर से गृह मंत्री का वीडियो। बवाल तो बढ़ना ही था, मुकदमा हुआ और गिरफ्तारी शुरू हो चुकी है। अब कांग्रेस के कई बड़े नेता इसमें फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने भी वीडियो शेयर किया था, इसलिए उन्हें भी जांच में शामिल होने को कहा गया है। हम आपको सबसे पहले अमित शाह का वो फर्जी और असली दोनों वीडियो दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी, एसटी और ओबीसी का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। तो ओरिजिनल वीडियो में अमित शाह कह रहे हैं कि उनकी सरकार आई तो मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर देंगे, लेकिन इसको एडिट करके कांग्रेस ने क्या ट्विस्ट दिया ये भी हमने आपको सुनवाया। तो ये तो हुई खबर की बात। खबर के पीछे की कहानी ज्यादा दिलचस्प है। क्या आपने सोचा कि आखिर कांग्रेस को आरक्षण के मुद्दे पर अमित शाह का फर्जी वीडियो क्यों फैलाना पड़ा। क्योंकि कांग्रेस आरक्षण के मुद्दे पर अपने ही फैलाए जाल में फंसती हुई दिखाई दे रही है। कैसे, ये मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं। लोकसभा चुनाव के पहले ही राहुल गांधी ने कास्ट पॉलिटिक्स को लेकर को इस तरीके से हिंदुत्व के सामने खड़ा करना शुरू कर दिया था कि जैसे ये उसकी काट हो। तो हर सभा में जाति जनगणना का सवाल उठाते, ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यक की भागीदारी का सवाल उठाते, लेकिन ये मुद्दा लोगों के जेहन में ज्यादा धंस नहीं रहा था, क्योंकि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी खुद हैं जो खुद ओबीसी। इतना ही नहीं, मोदी सरकार में पिछड़ों पर फोकस भी बहुत जबरदस्त तरीके से रहा है, इसमें भी कोई दो मत नहीं। ऐसे में राहुल की जाति वाली सियासत जोर नहीं पकड़ रही।
इसी बीच पहले फेज के मतदान के बाद पीएम मोदी ने मुद्दा उठा दिया कि कांग्रेस एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों में बांटना चाहती है। जो लोग चुनाव हार चुके हैं, मैदान खो चुके हैं, ये लोग इन दिनों टेक्नोलॉजी का उपयोग करके फेक वीडियो बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करते हुए मेरी आवाज में ऐसी भद्दी भद्दी चीजें आजकल सोशल मीडिया में डाल रहे हैं कि बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। और इसलिए मेरी देशवासियों की अपील है कि कोई भी फेक वीडियो आपको नजर आए, आप पुलिस को जानकारी दो, हमारी पार्टी को जानकारी दो, कानूनी लोगों पर कार्रवाई होगी। ये मोदी जो है ना, सीना तान करके आंख में आग मिला करके लड़ाई लड़ता है, पीठ के पीछे वार नहीं करता है। तो इसी तरह की एक चुनावी सभा में मोदी ने कहा था कि कैसे कांग्रेस अगड़ों का नहीं बल्कि पिछड़ों और ओबीसी और एससी, एसटी का आरक्षण काट के और वो मुसलमानों को बांटना चाहती है। और इसके जवाब में कांग्रेस ने जो कहा उससे उसकी मुसीबत कम होने की बजाय और बढ़ती चली गई, क्योंकि सच तो यही है कि कांग्रेस मुसलमानों को अलग से आरक्षण देने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती रही है। कई बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ी, उसके बावजूद कांग्रेस ने जब भी मौका मिला मुसलमानों को आरक्षण देने का कोई मौका जाने नहीं दिया। कोई ना कोई जुगाड़ निकाल ही लिया कि जिससे कि मुसलमानों को अलग से आरक्षण मिल सके। आंध्र प्रदेश में वाई राजशेखर रेड्डी की सरकार थी, आपको याद होगा, हमने पहले भी बताया है कि उसने 4 बार मुस्लिम आरक्षण के लिए जोर लगाया। कर्नाटक में तो 1994 से ही मुसलमानों को 4% आरक्षण मिल रहा था। ओबीसी की 32% रिजर्वेशन में से ही 4% काटकर मुसलमानों को दे दिया गया था, जिसे बाद में बीजेपी की सरकार ने खत्म कर दिया। मजेदार बात यह है कि हिंदुओं में ओबीसी आरक्षण जाति के आधार पर मिलता है, लेकिन कर्नाटक में मुसलमानों को की करीब सारी जातियों को एन केन प्रकारेण इसको फायदा दिलाने का इंतजाम कांग्रेस ने कर दिया था, जबकि देश का संविधान कहता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण अवैध है। बावजूद इसके कांग्रेस ने कोई मौका जाने नहीं दिया, कोई मौका नहीं छोड़ा मुसलमानों को अलग से आरक्षण देने। यहां तक कि केंद्र में भी अलग से 4% मुसलमानों को आरक्षण देने को लेकर कैबिनेट में एक तरीके से प्रस्ताव पास कर दिया गया, लेकिन वो मामला भी कोर्ट में फंस गया। पीएम मोदी ने जब यही बातें चुनावी मंचों से उठाना शुरू कर दिया तो कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं था। इसी बेचैनी में शायद कांग्रेस के नेता ने गृह मंत्री अमित शाह का वो फर्जी वीडियो तैयार किया, जिसको लेकर अब कानूनी कार्रवाई हो रही है। सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस आरक्षण को हथियार बनाने में क्यों जुटी, जबकि इससे छेड़छाड़ करने का दूर दूर तक बीजेपी के एजेंडे में कोई प्लान नहीं दिखा। लोगों का मानना है कि कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी के एग्रेसिव हिंदुत्व की कास्ट पॉलिटिक्स ही हो सकती है। हिंदुत्व के नाम पर एकजुटता को जाति के तलवार से ही काटा जा सकता है। पिछले कुछ चुनाव में यह कुछ हद तक कारगर भी साबित हुआ है। आपको याद होगा कि 2015 के विधानसभा चुनाव में लालू यादव ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान को इसी तरीके से उठाकर उसे भुनाया था। हालांकि मोहन भागवत ने तब भी आरक्षण को हटाने की बात नहीं कही थी, बल्कि उन्होंने कहा था कि उसकी समीक्षा इस तरीके से की जाने की जरूरत है ताकि जो इसके असली हकदार हैं उन लोगों को इसका ज्यादा फायदा हो। लेकिन लालू यादव ने उसे इस तरीके से ट्विस्ट किया कि जैसे आरएसएस आरक्षण विरोधी। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी लालू यादव के उसी आइडिया को लेकर लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस्तेमाल तो बेशक कर भी रहे हैं, लेकिन आइडिया कितना काम कर रहा है ये आप देख ही रहे। बहरहाल हमारे साथ 2 खास मेहमान भी मौजूद हैं जिनसे हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, और हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी हैं और साथ ही दुष्यंत नागर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं हमारे साथ। दुष्यंत जी, पहले कि संविधान खत्म कर देंगे, फिर चुनाव खत्म कर देंगे, देश खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, तमाम जो फर्जी बातें हो सकती है वो करने के बाद भी अगर माहौल नहीं बना तो कांग्रेस के नेता अब फर्जी वीडियो बनाने लगे, फर्जी वीडियो फैलाने लग गए। क्या इससे माहौल बन जाएगा? देखिए, बिल्कुल भी नहीं।
और 400 पार की जो बात शुरू की थी, भारतीय जनता पार्टी के 4 प्रमुख नेताओं ने कहा कि हमें 400 से अधिक सीटें चाहिए, हम संविधान बदलना चाहते। किसी एक के खिलाफ भी साजिया बहन की पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की, किसी को पार्टी से निष्कासित नहीं किया। दूसरा, आपने पूरे अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी ओबीसी SC ST का आरक्षण नहीं खत्म करना चाहती है। देखिए, ओबीसी SC ST का तो आरक्षण खत्म हो रहा है। जिस तरह से निजीकरण चल रहा है, उस निजीकरण में सरकारी निकायों के अंदर जो SC ST OBC को आरक्षण था वो तो समाप्त हो गया। रही बात भारतीय जनता पार्टी के दावों की कि भाई ओबीसी को अधिक लाभ देते रहे हैं, तो मैं आपके यहाँ एक उदाहरण देना चाहता हूं। जो केंद्रीय पिछड़ा आयोग है उसकी सिफारिश है, उसने माना है, हाई कोर्ट ने माना है, 69,000 टीचर्स की भर्ती उत्तर प्रदेश में हुई, जिसमें ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण के अनुपात का पालन नहीं हुआ। और सिर्फ ये उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां 27% आरक्षण को लेकर जो संविधान सम्मत आरक्षण है उसमें विसंगतियां हैं, वो पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा है। कहीं हाई कोर्ट में अटक गया है, कहीं कुछ सरकार पैरवी नहीं कर रही है ढंग से। तो ये पूर्णतः स्पष्ट है। मोदी जी कहते तो हैं कि मैं सबसे बड़ा ओबीसी हूं, और तकनीकी रूप से वो सबसे बड़े पद पे देश के पे बैठे हैं ओबीसी होने के नाते, लेकिन ओबीसी को जो भागीदारी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है, ये सच्चाई है। और राहुल गांधी जी उसे देना चाहते हैं, तो इसमें गलत क्या है? ये तो पिछड़े लोग जो हैं, जो अंतिम पायदान पे बैठे हैं, उनके सशक्तिकरण का कार्य कांग्रेस पार्टी कर रही है। उसका जिम्मा राहुल गांधी जी ने उठाया है। आपको, हमको, सबको, हमारी बहन को उनकी सराहना करनी चाहिए। भाई, कोई व्यक्ति ऐसा है जो पिछड़ों के लिए आगे आया है, जो कह रहा है कि मैं आर्थिक सर्वे करा के सबको समानता का, बराबरी का हक दूंगा, 50% के आरक्षण का जो लिमिट है उसे तोड़ दूंगा। लेकिन दुष्यंत नागर, क्या ये आरोप बीजेपी का गलत है? ये आरोप गलत है कि कांग्रेस ओबीसी का आरक्षण कम करके और उसे मुसलमानों में बांटना चाहती है? क्या ये आरोप अगर प्रधानमंत्री लगा रहे हैं तो गलत है? नहीं, पहले तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं महिमा मंडित किया कि गुजरात में मैं 70 ओबीसी की जातियों को आरक्षण दे रहा हूं। भाई, आप दे रहे हैं तो ठीक है, अगर वही कोई और राज्य सरकार दे रही है तो गलत है। लेकिन कर्नाटक में मुसलमानों की सारी जातियों को आरक्षण दे दिया। बिल्कुल, ये बिना इस बात का सर्वे किए कि कौन एलिजिबल है और कौन नहीं है, कौन उसके लिए योग्य है, किसकी पात्रता बनती है नहीं बनती है, सारी जातियों को आपने आरक्षण दे दिया कर्नाटक। ANI के वीडियो में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट जवाब है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरे राज्य में, गुजरात में हम आरक्षण दे रहे थे, 70 जातियों को ओबीसी को दे रहे हैं। इसमें बहस हो सकती है, मैं आपकी बात से असहमत नहीं हूं। मुस्लिम समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, इसमें देश में एक मत होना चाहिए। उनको ओबीसी कैटेगरी में लाना चाहिए, न लाना चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए। लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़े ओबीसी को आरक्षण के लिए जो कांग्रेस पार्टी करना चाहती है, जो लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किए हैं, अब उस सब पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। 55% आबादी की बात करना गुनाह हो गया। गुजरात में ओबीसी मुसलमानों को गुजरात में आरक्षण मिल रहा है ओबीसी के तहत। अगर वो कर्नाटक में मिल रहा है तो सवाल उस पर खड़ा हो जाता है, अगर उसकी कोशिश आंध्र प्रदेश में होती है तो उस पर सवाल खड़ा हो जाता है। देखिए, कर्नाटक में 1994 में वीरप्पा मोइली ने बाकायदा ओबीसी के कोटे में करीब 37 जातियां जो मुसलमान की थी उनको डाला और 6% उसमें आरक्षण रखा। और इसको लेकर भी बाकायदा कोर्ट में तक ये बात गई। सोशल और बैकवर्डनेस, यानी कि सामाजिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनके आधार पर तो आप दे सकते हैं, लेकिन आर्थिक तौर पर आप, जब बीजेपी ने दिया रिजर्वेशन, उसकी तो मुखालफत सबने की। अब आप खुद ही सोचिए, अगर ये माइनॉरिटीज को देने में इतने ही इंटरेस्टेड होते तो सिर्फ वोट बैंक की तरह ये नहीं काम नहीं करते। जो आर्थिक तौर से पिछड़ेपन के लिए जो बाकायदा प्रावधान किया गया था, भाजपा सरकार ने जो किया था, उसकी इन्होंने मुखालफत की। अब इनका पर्दाफाश करने की जरूरत है, चाहे बात हो कर्नाटक की या आंध्रा की, प्रदेश की या फिर केरल की। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मजहब को आधार बनाया, जबकि संवैधानिक तौर पर इसकी बिल्कुल भी ना तो इजाजत है ना इसको वैध माना जाता है। और उसी ने लगातार, सलमान खुर्शीद जी ने भी इसका जिक्र किया कई बार, 2009 के मैनिफेस्टो तक में कांग्रेस ने कहा कि इन 3 राज्यों में बाकायदा
मजहब के हिसाब से ये आरक्षण दिया जाएगा, तो अगर मजहब आधार हो या धर्म आधार हो, इसको अवैध माना जाता है। अब वीरप्पा मोइली ने 1994 में इस तरह से कोशिश की लाने की कि उन्होंने इस तरह से इसको उस बात को आगे बढ़ाया कि जो लोग कन्वर्टेड हैं, यानी कि जो दलित क्रिश्चियन बन गए हैं या जो न्यू बुद्धिस्ट हैं और जो मुसलमान इसके अंतर्गत आते हैं, उनको आरक्षण देना चाहिए। लेकिन उस बात पे भी विवाद हुआ। अब आप सोचिए, अगर आप मजहब को आधार बनाएंगे तो जो ओबीसी कट ऑफ है, हाँ। वो जाहिर है वो कम होगा। हाँ। और दूसरी जरूरी बात मैं बता दूं, ये बहुत जरूरी है इसके लिए, अभी तक 432 जो टिकट दिए गए हैं भाजपा की तरफ से, उसमें ऑलरेडी 27% ओबीसी हैं। अब आप देखिए, कहने की बात और करने की बात, और दुष्यंत कांग्रेस ने नगर, अभी तक जितने भी अपने प्रत्याशी दिए हैं, उसमें 23% टिकट बंटवारे में, टिकट बंटवारे का गणित बाद में समझेंगे, लेकिन जरा लोगों की राय भी इसमें शामिल करते हैं। हमने सवाल किया था कि आरक्षण का फर्जी वीडियो से विपक्ष गुमराह करने की कोशिश क्यों कर रहा है, और इस सवाल के जवाब में लोग क्या कह रहे हैं। करीब 42-43% लोग कहते हैं कि विपक्ष के पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, इसलिए इस तरह का माहौल बना रहे हैं, इसके जरिए भ्रम फैलाकर वोट लेना चाहते हैं, ऐसा मानने वाले करीब 55% हैं। और सिर्फ 1.7% लोग हैं जो कहते हैं कि विपक्ष की रणनीति में कोई कमी नहीं है और उसकी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। जरा सवाल नंबर 2 का भी रुझान दिखा दीजिए। विपक्ष ने आरक्षण को चुनावी हथियार क्यों बनाया और इसके पीछे लोग क्या सोच रहे हैं, जरा देखिए। बीजेपी की हिंदुत्व लाइन की काट के लिए ऐसा कर रहे हैं, करीब 28% लोग ऐसा मानते हैं, करीब 50% लोग मानते हैं कि SC ST OBC वोट बैंक की खातिर या उसका वोट बटोरने के लिए ऐसा कर रहे हैं, और मोदी के खिलाफ कोई असल मुद्दा नहीं है, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, इसलिए ऐसा कांग्रेस कर रही है, ऐसा मानने वाले करीब 22.5% लोग हैं। दुष्यंत नागर, ज्यादातर लोग ये मानते हैं, हमारे इंस्टेंट पोल में ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ कांग्रेस के पास कोई ठोस एजेंडा नहीं है, इसलिए इस तरह की बातें हो रही है। आप आरक्षण का मसला उठा रहे हो, जबकि आरक्षण न तो बीजेपी के एजेंडे में है, उसको खत्म करना है, उसमें संशोधन करना, ये बीजेपी के एजेंडे में नहीं है, उसके बावजूद आप एक भ्रम फैला रहे हो कि भाई बीजेपी आरक्षण खत्म करने वाली। नहीं, देखिए सर, भ्रम फैलाने की बात नहीं है। हाँ। जब आप संविधान बदलने की बात कर रहे हो, हाँ। आपके अधिकृत प्रत्याशी बात कर रहे हैं। मेरे पास एक वीडियो है, आप कहेंगे तो मैं प्ले कर दूंगा। मनमोहन वैद्य जी का वीडियो है, बयान है उनका। आपके आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का वीडियो वायरल है। अरे तो प्रमोद कृष्णम का क्या स्टैंडिंग है भाई? वो ना तो पार्टी में है और ना ही उनका कोई इतने बड़े नेता है प्रमोद कृष्णम। देखिए, वो समर्थक है मोदी जी के। समर्थकों की राय से, समर्थकों की राय, नेताओं की राय हो, इसको ऐसे नहीं माना जा सकता ना दुष्यंत। चलिए मैं आपकी बात से मैं मान लेता हूं, लेकिन फिर भी आप संविधान क्यों बदलना चाहते हैं? संविधान में क्या संविधान दिक्कत है? पहली बार बदलना, संविधान में संशोधन नहीं हुआ है क्या? आरएसएस, भाजपा, आरएसएस 1948 आप तो जानते हैं कि भाई संविधान संशोधन की प्रक्रिया होती है, संशोधित होते रहते हैं, संविधान में तो बदलाव होता रहता है ना। संविधान बदलना, संविधान खत्म करना, दोनों एक ही चीज तो नहीं है ना। और मैं क्यों मान लूं कि अगर संविधान बदलने की, अगर किसी ने ABCD किसी आदमी ने बात भी कर दी, इसका मतलब संविधान खत्म कर देंगे या आरक्षण खत्म कर देंगे, एक ऐसे इसका मतलब मान लिया जाएगा? सर, संशोधन करने के लायक बहुमत तो इनके पास अब भी था। हाँ। लेकिन ये कह रहे हैं हमें संविधान बदलने के लिए बहुमत चाहिए, 400+ सीटें हमें चाहिए। हाँ। तो वो ये बात नहीं, अगर मोदी है कि भाई, तो आप इस बात को क्यों नहीं मान रहे हैं जो मोदी जी खुद कह रहे हैं आगे से कि भाई आरक्षण, उनको आरक्षण बचाना है, आरक्षण रखना है, इसलिए उनको 400 सीटें चाहिए। अभी आज ही टाइम्स ऑफ इंडिया के कोई एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हमें 400 सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि हम चाहते हैं कि इस देश में आरक्षण बना रहे, और उसका आरक्षण जो SC ST OBC का आरक्षण है उसको काट के मुसलमानों को न दिया जाए, इसलिए 400 सीटें चाहिए। इसको भी मान लेना चाहिए। जब आप बयानों को ही मानेंगे तो इसको भी मानने में क्या बुराई है? देखिए, लगातार विपक्ष की तरफ से मांग होती रही कि आप जातिवार जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करिए, आप कास्ट सेंसस कराइए, आप इकोनॉमिक सर्वे कराइए, आप OBC की हिस्सेदारी उनकी संख्या के आधार पर दीजिए। तो इनका कोई जवाब ही नहीं आया। ये तो गोलमोल बात करते थे, और कास्ट सेंसस कराने को तो ये देश के मूलभूत ढांचे में खिलाफ बोल रहे थे। देखिए, आपने तो नहीं कहा एक बार भी भाई। गोलमोल बात आप कर रहे हैं। लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी OBC को उसका हक देना चाहती है।
अगर हक देने का इनका इरादा होता तो कास्ट सेंसस के आंकड़े सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत थी? नहीं, कास्ट आपने सेंसस क्यों नहीं करे? हाँ और जब साजिया, आपको जल्दी से पढ़ना था जवाब खत्म कर्नाटक करिए, में, समय फिर कम आपने है। हाँ। वापस इसको क्यों ले लिया? आप बताइए, वो तो आपकी राजनीति रही है। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाह रही हूं, तेलंगाना प्रदेश की जो कांग्रेस समिति के अध्यक्ष ने जो ऑफिशियल हैंडल से जो झूठा वीडियो भेजा है, जिसको फैब्रिकेट किया गया है, तोड़ा मरोड़ा गया है, वो किस मंशा से किया गया है? या किसी बात का आपको इतना ज्यादा खौफ है कि सिर्फ भ्रम फैलाना, झूठ फैलाना, और उसी के आधार पर आपको लगता है कि थोड़ी बहुत जो इज्जत आपको बचा के रखनी है और जिल्लत से आपको रुसवाई चाहिए जो 4 जून में आपके भाग्य में लिखी है, आपको इसके लिए झूठ का हमारे भाग्य में विजय लिखी है। इस बात को अब आपके ऑफिशियल ट्विटर के हैंडल से, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। समय हमारे पास इतना ही था, समय हमारे पास इतना ही था। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। और इस समय जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये गुवाहाटी की तस्वीरें हैं, जहां पर कि गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो चल रहा है। और मूड मीटर में अब वक्त है आज के विनर का, आज जो 4 लकी वोटर हैं उनके नाम अनाउंस करने का। तो जरा जल्दी से नाम दिखा दीजिए जो आज के 4 लकी वोटर हैं। और उसके पहले जरा तीसरे सवाल का एक रुझान भी दिखा दीजिए कि क्या लोग कह रहे हैं। हमने सवाल किया था कि क्या बीजेपी की सत्ता वापसी से आरक्षण की नीति को खतरा है, और ये हमने सवाल इसलिए किया था क्योंकि आपको पता ही है कि ये मुद्दा उछाला जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी वापस आ गई तो आरक्षण को खत्म कर देगी। लोग क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि नहीं, मोदी का होना ही आरक्षण की गारंटी है। ऐसा मानने वाले लोग करीब 81% लोग हैं, और 15% लोग मानते हैं कि ये सब चुनावी शगुफा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ये तो था आज के जो मूड मीटर में जो हमारे सवाल थे, उस पर लोगों की राय। और आज